हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट स्टडी IQ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको 3 सेकेंड का समय भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, इससे आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि लोकसभा में प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर आता हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताया करें। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति। लोकसभा में जो प्रोटेम अध्यक्ष होती है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रोटेम अध्यक्ष कौन बनता है। तो दोस्तों, लोकसभा में जो सबसे ज्यादा समय तक कार्य करता है उसी व्यक्ति को प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लोकसभा के कुछ बेसिक्स फैक्ट्स के बारे में। तो गाइज, आप सभी को मालूम होगा कि लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 552 सीटें होती है। ठीक है, जिसमें से 530 जो है ये राज्यों से आते हैं और 20 जो है ये केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो 2 सदस्य बचते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा को संविधान के किस आर्टिकल में रखा गया है, तो 81 आर्टिकल में लोकसभा को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कौन करेगा या कौन कार्य करेगा, दोस्तों आपको बताना है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उसकी जगह पे मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो वह किस आर्टिकल के तहत अनुपस्थित होता है, तो ये 65 आर्टिकल के तहत अनुपस्थित होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो वो आर्टिकल 70 के तहत अनुपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की। तो आप सभी को मालूम होगा कि मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो 35 वर्ष है। साथ ही राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है। दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर विधानमंडल द्विसदनीय है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि बिहार। दोस्तों, भारत में ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिहार की। तो आप मैप में देख पा रहे हैं बिहार राज्य को, यह है बिहार, इसकी कैपिटल है पटना। ठीक है दोस्तों, इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगर हम यहाँ के गवर्नर की बात करें तो फागू चौहान बिहार के गवर्नर हैं और सीएम है नीतीश कुमार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे विधान परिषद में 75 सीटें हैं, विधानसभा में 243 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, एकल नागरिकता का प्रावधान कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रिटेन देश के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। दोस्तों, आपको मालूम है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वहां पर दोहरी नागरिकता है। जिस प्रकार से हमारे देश में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, उसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तब आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, साथ ही दोस्तों, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वह भी संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से ही ली गई है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन देश के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है, साथ में विधि निर्माण की प्रक्रिया को भी लिया गया है। और कनाडा देश के संविधान से राज्यपाल की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसे लिया गया है। साथ ही संघात्मक विशेषताओं को भी कनाडा देश के संविधान से ही ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा क्या है। दोस्तों, आपके पास
तीन भाषा दी गई है। आपको बताना है कि इन 3 लैंग्वेज में से कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की गठन की। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, इससे पहले इसका नाम क्या था, संघीय अदालत के नाम से इसे जाना जाता था। यानी कि 28 जनवरी 1950 से पहले सर्वोच्च न्यायालय का नाम क्या था, संघीय अदालत। ठीक है दोस्तों, आपसे अगर पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो कुल 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देती है। तो दोस्तों, राजनीतिक दल होते हैं उसको मान्यता कौन देती है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की स्थापना की। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है और दोस्तों, जो निर्वाचन आयुक्त या हम कहें कि चुनाव आयुक्त जो होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार का संस्था है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वह किस प्रकार का संस्था है। तो दोस्तों, ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है ये एक संवैधानिक निकाय है और साथ में इसे अस्थायी निकाय भी कहा जाता है। ठीक है और दोस्तों, ये जो है आर्टिकल 324 में वर्णित है निर्वाचन आयोग। अगर हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की फाउंडेशन की यानी कि फॉर्मेशन की, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी निर्वाचन आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन कब पारित किया गया था। तो 2005 में सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे शॉर्ट में RTI भी कहा जाता है। ठीक है तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के अनुसार प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो दोस्तों, संविधान के अनुसार प्रथम बार आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो 1951 से 52 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, लोकसभा चुनाव जो है इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर के महीने में 1951 ईस्वी में और खत्म हुई थी फरवरी के महीने में 1952 ईस्वी में। इसीलिए यहाँ पे 1951 से 52 ईस्वी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि लोकसभा का गठन कब हुआ है, तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक पवित्र दस्तावेज संविधान को किसने कहा था। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसने कहा था कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं, इनको प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। जो संविधान में कई प्रकार की समितियां थी, उनमें से एक प्रारूप समिति था जिसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। ठीक है क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था। तो दोस्तों, संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह किसके तहत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। ठीक है दोस्तों, आपसे अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तब आपका आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1946 को। लेकिन अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तब आपका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि 3 दिन के बाद, संविधान सभा के गठन के 3 दिन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और कहां पर हुई थी, तो दिल्ली के काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है
दोस्तों आपको एक चीज यहाँ से और याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, क्योंकि उस वक्त वहां के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति में से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। ठीक है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 के 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया। ठीक है दोस्तों, यहां से एक फैक्ट और याद रखना है आपको कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान की जो प्रारूप समिति थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें कुल सदस्य 7 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संविधान सभा के संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि संविधान में कितने प्रकार के समितियां बनाई गई थी, उसमें से प्रारूप समिति, संघ समिति और भी समितियां थी, उसके बारे में आगे बताता हूं। ठीक है, तो दोस्तों संविधान की जो संघ समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आपको एक चीज इनके नाम पर याद होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं और साथ ही सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले भी प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया था? तो दोस्तों संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि पारित किया गया था। ठीक है, और दोस्तों इसे लागू कब किया गया था? तो 26 एक्चुअली दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही कुछ आर्टिकल्स को लागू किए गए थे। एक्चुअल में 15 ऐसे आर्टिकल्स थे जिन्हें 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था और बाकी जितने आर्टिकल्स थे उन्हें 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने या लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो शब्द है इसे कब या कौन से संशोधन में जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तब आपका आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। ठीक है, और दोस्तों आपको यहाँ से एक चीज और याद रखना है कि जो हमारे संविधान की उद्देशिका है यानी कि प्रस्तावना है, उसमें मात्र एक बार ही संशोधन किया गया और वो है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी मूल कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो दोस्तों संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ से एक चीज और पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में जो 12 अधिवेशन हुए थे उनमें से पहला अधिवेशन कब हुआ था? तब आप लिखेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल 105 बैठकें की गई थी और संविधान को बनने में कितना समय लगा था दोस्तों? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये सेंटेंस किसके द्वारा कहा गया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा था? तो ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डी, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुई थी। ठीक है दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज जो तिरंगा है उसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है कि राष्ट्र ध्वज जो है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो
पिंगले वेंकैया जो है इन्होंने हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950। तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 जो है इस दिन राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया गया था। साथ ही इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया था। ठीक है दोस्तों, अभी हमने बात की जन गण मन जो हमारे देश का राष्ट्रगान है, इसके रचयिता कौन है, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका के भी राष्ट्रगान की रचयिता की मतलब रचयिता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का था ये हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।